चलो, फाइल न्यू एंड जावा, ठीक है ना। थोड़ा सा कोड अपने आप लिख देते हैं ये लोग, बट हमें कोई मतलब नहीं है इन सब कोड में से, हटा देता हूँ मैं। ओके, मैं एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जो सिर्फ प्रिंट करेगा हेलो। इसके बाद उसे कुछ चीज़ें समझेंगे और कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में आएगी सिर्फ वो समझने वाले हैं। तो पहली बात, जावा हमारी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट पहला होता है क्लास, होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे, इवन सिंगल लाइन वगैरह लिखते हैं कोड, वो भी क्लास के अंदर होना चाहिए। क्लास के बाद अगर है तो उसका कोई स्कोप नहीं है हमारा, ठीक है। तो क्लास करने के लिए हमारा कीवर्ड पता है, हर एक लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका क्लास पहले से फिक्स होता है, प्री डिफाइंड होता है हमारा, उनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। या एक क्लास बनाएंगे, किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैंने बना दिया हेलो, ओके। इसके बाद हर एक लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है, वैसे जावा में भी एक मेन फंक्शन होता है। हर एक लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है, वाइड मेन, इंट मेन, ठीक है ना। वैसे जावा में भी होता है, वो थोड़ा लेंथी होता है ये, ठीक है। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड मेन, तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई यहाँ पे, पब्लिक एंड स्टैटिक। प्लस इसमें एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग समझते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं वो हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग और किसी भी नाम से मैंने एक्स बना दिया, तो इसका सिग्नेचर, अभी तो ये मान लो सिग्नेचर है, ऐसे ही इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी, तो हम यूज करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये होता है सब प्रिंट एफ सी आउट। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, हेलो दिस इज माई FIRST फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। एक चीज़ मैं थोड़ा कर देता हूँ कि रिकॉर्डिंग करने बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम। यह प्रोग्राम बन गया, इसको कहीं भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे एक जावा फोल्डर मैंने बना दिया है, इसको किस नाम से सेव करें, जी नहीं, किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। मैंने लिखा ABC डॉट जावा, ठीक है। मैंने प्रोग्राम बनाया और उसको सेव कर दिया ABC डॉट जावा से, इसको मैंने सेव कर दिया। देखते हैं हमारा कहाँ है, हमारा ये हमारा डेस्कटॉप पे अवेलेबल है ये प्रोग्राम ABC डॉट जावा। मिनिमाइज नहीं होगा क्या, ये अवेलेबल है, ओके। अब इस कोड को हमें क्या करना होगा, रन करना है। पहले कंपाइल करना पड़ेगा हमें, इसके बाद JVM पास लेना पड़ेगा, JVM फिर से ट्रांसलेट करेगा और उसको रन कर देगा। तो हम हेल्प लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट की, CMD। अब प्रॉब्लम देखो, जावा कहाँ पड़ी हुई है, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, JDK के अंदर, उसके जो टूल्स हैं बिन के अंदर पड़े हैं। हमारा प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है, ABC डॉट जावा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। अब हम कैसे कंपाइल करने के, जो टूल है हमारा, टूल जो कंपाइल करने के रिक्वायर्ड होता है वो हमारा होता है बिन के अंदर जावा सी, अगर कहीं दिख रहा हो ये पड़ा हुआ है, ये चाहिए कंपाइल करने के लिए, ठीक है। चलो हम यहाँ पे हैं, ये भी हम कहाँ पे हैं, सी यूजर्स डेस्कटॉप। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डेस्कटॉप पे, तो शायद CDDES के डेस्कटॉप में आ गए हम लोग। यहाँ पे एक फोल्डर है जावा नाम से, ठीक है, उसके अंदर चले गए हम लोग। अब हमें कंपाइल करना है, तो उस कोड को कंपाइल करने का तरीका क्या होगा, जावा सी को कंपाइल करने के लिए कमांड यूज होनी जावा सी। अब प्रोग्राम का नेम, तो प्रोग्राम नेम हमारा है ABC डॉट जावा, ABC डॉट जावा, और मैंने एंटर किया तो मैसेज आ रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब जावा सी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम हैं किस फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर जावा फोल्डर पे, और जावा फोल्डर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर। चलो अब हम क्या करें, ऐसा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा रिसोर्स जावा सी है वो किसी दूसरे फोल्डर में पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे एक्सेस करना है। अब हम ये चाहते हैं कि बिन फोल्डर के अंदर जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उसको कहीं से भी, पूरे सिस्टम में कहीं से भी यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बिन का पाथ हमको सेट करना पड़ेगा हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम गए बिन के अंदर, उसको मैंने कॉपी कर लिया इस पूरे पाथ को,
ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद हम गए माय कंप्यूटर, दिस वन एडवांस सेटिंग्स एंड गो टू एडवांस टैब एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल। यहाँ पे ऐसा कोई भी अवेलेबल नहीं है। न्यू पे वेरिएबल नेम याद रखना पाथ ही होगा एंड वैल्यू हमारी उसकी बिन तक का पाथ एंड ओके एंड ओके। चलो अब इसका पाथ सेट हो गया, यानी अब बिन फोल्डर के अंदर जो भी हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं वो कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेम प्रॉब्लम, अभी भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करें, बेसिकली इसको रीस्टार्ट कर लो कमांड प्रॉम्प्ट को, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे और फिर से ओपन करेंगे CMD, देन CD डेस्कटॉप एंड CD जावा। पहुँच गए। अब देखते हैं जावा सी abc डॉट जावा। ओके कंपाइल्ड। अब देखो जैसे ही मैंने कंपाइल किया कोड को, ये कवर जब हो जाए कंपाइल्ड, अब देखना क्या हुआ, यहाँ पे एक फाइल और बन गई। किस नाम से, क्यों, क्योंकि क्लास फाइल बनती है। और क्लास फाइल किस नाम से बनती है हमारी, जिस नाम से क्लास बनी होगी। अगर यहाँ 2 क्लास होती है 2 क्लास फाइल बनती है, 3 क्लास होती है 3 क्लास फाइल बनती है। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे जितनी क्लास होंगी उतनी फाइल यहाँ बनेगी इस फोल्डर में अंदर। क्लियर है। चलो अब रन करना है, तो रन करना है, किस कोड को रन करना है हमें, इस कोड को, इसी को रन करना है, नहीं करना, इसी के अंदर मेन फंक्शन है हमारा। तो अब कैसे लिखेंगे, तब कमांड नेक्स्ट होती है जावा और क्लास फाइल का नेम, वो भी किस में, जिसमें मेन फंक्शन हो। तो हेलो क्लास में मेन फंक्शन है हमने बनाया है, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे, जावा हेलो एंड एंटर। मैसेज आया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। कोई दिक्कत है, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया चीज कंफर्म। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप पहला प्रोग्राम कैसे बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम, पहली बात देखें जावा कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हर चीज़ें क्लास होती है। तो यहाँ पे ये याद रखना, एक स्टैंडर्ड याद रखना, कैसे पहचानोगे कि ये क्लास है, कैसे पहचानोगे कि ये कोई फंक्शन है। पहली बात याद रखना, अगर आपकी क्लास कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल से है, या फिर उस वर्ड में मान लो 2, उस पर कंपोजिट वर्ड है, उसमें 2 वर्ड हैं इंटरनल, और उसके दोनों वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है विदाउट स्पेस, वो समझ लेना क्लास है। अब इस जगह बताओ ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल है, वो हमारी क्लास है। हेलो, अब स्मॉल में अगर लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड बनाया गया है तो जानबूझ के मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड है। स्मॉल में भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है हमारी, लेकिन अगर बोला गया है स्टैंडर्ड की क्लास का पहला कैरेक्टर कैपिटल से होना चाहिए, तो तुम भी वही फॉलो करो। मैंने स्टार्टिंग फॉलो करना शुरू कर दिया। ये एक क्लास है, वास्तव में हमने खुद बनाई है। और कौन सी है हमारी, ये एक क्लास है। सिस्टम, ये एक क्लास है। ओके क्लियर है। प्लस जो फंक्शंस क्या होते हैं या वेरिएबल क्या होते हैं, जो पूरे स्मॉल लेटर में लिखे होंगे, या फिर सिंगल वर्ड है तो पूरा स्मॉल लेटर में होगा, बट अगर 2 वर्ड होंगे तो पहला वर्ड पूरा स्मॉल से होगा, लेकिन दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर या जितने बार इसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे पहला कैरेक्टर कैपिटल से होगा, ठीक है ना। प्रिंटलन सिंगल वर्ड है, क्या हुआ हमारा पूरा स्मॉल से है, लेकिन कभी भी होता है कि यहाँ 2 होते हैं। ऐसे मान लो फंक्शन नेम गेट डेटा हो गया, गेट डेटा, तो 2 वर्ड लग रहे हैं, तो गेट पूरा स्मॉल से होगा, लेकिन डेटा दूसरा वर्ड स्टार्ट हो गया तो डी कैपिटल से हो जाएगा। क्लास में क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल से होता है। वेरिएबल या फंक्शन में क्या होता है, हमारा पहला पूरा स्मॉल से होगा, इसके बाद जितने वर्ड होंगे सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसा कर दोगे प्रोग्राम नहीं करोगे प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम चलेगा। लेकिन जब रियल डेवलपमेंट की बात आती है, इंडस्ट्री पे करोगे तो कोई तुमसे बताएगा नहीं कि क्या स्मॉल से होना चाहिए, क्या कैपिटल से होना चाहिए, हमें खुद मालूम होना चाहिए। वो कहेगा इस नाम से क्लास बनाओ, तो वो ये नहीं बताएगा कि स्मॉल से होना चाहिए कैपिटल से होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए खुद ही कि अभी स्मॉल से होना चाहिए, कैपिटल से होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड होते हैं, जावा नेमिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं इनको, ठीक है ना। और भी जैसे मिलते जाएंगे बताता जाऊँगा। इतना क्लियर हुआ। एक चीज़ तुम्हें ध्यान दी होगी कि सी लैंग्वेज में हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, नहीं होती, सी प्लस में भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। यहाँ तो ऐसे कुछ भी नहीं है। और हेडर फाइल्स का पर्पज़ भी होता है। क्या पर्पज़ होता है, आपके प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब यूज कर रहे होते हैं तो वो आती हैं कहीं ना कहीं से, तो ही यूज़ कर पाते हैं। जैसे प्रिंटफ कहाँ से आता है, studio.h से। स्कैनअप भी कहाँ से आता है, शायद conio.h से आता है हमारा। क्लियर है। तो यूज़ तभी कर पाते हैं जब हमारे प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं। तो जहाँ देखो यहाँ मैंने यूज किया है system.out.println, प्रिंटफ की तरह यहाँ पे ये लाइन यूज कर ली। क्या हम कुछ लेके आए, नहीं लेके आए,
तो कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई हेडर फाइल लाए नहीं है हम लोग। तो पहली चीज़ ये समझ लेना कि यहाँ हेडर फाइल्स नहीं होती, यहाँ पे होते हैं पैकेजेस। क्या होते हैं? पैकेज। और बहुत सारे पैकेज हैं, हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पैकेज होते हैं सारे पढ़ने वाले हैं हम लोग कोई के, ठीक है। यूटिल पैकेज बहुत ही हैवी पैकेज होता है, वो पढ़ेंगे। तो अब ये कहाँ से आते हैं? पैकेज से। मतलब कि अगर हमने इस कोड को लिखा और कंपाइल हो गया, यानी कि सिस्टम क्लास जिस पैकेज में मिलती है वो आ चुका है, तभी तो यूज कर पाए हम लोग, ठीक है ना। तो पहली बात ये देखना, पैकेज होता है java.lang पैकेज होता है इसमें। सिस्टम क्लास कहाँ मिलती है? लैंग पैकेज। अब पैकेज क्या होते हैं? इतना समझो फोल्डर, जावा फोल्डर के अंदर लैंग फोल्डर है, उसके अंदर हमारी पड़ी होगी सिस्टम क्लास। और ये ऐसा पैकेज होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता है, इसको हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर लाना चाहो तो लिखना पड़ेगा हमको import java.lang.star लगा दो, लेकिन बेटर ये होता है कि जो क्लास तुम्हें यूज़ करना हो सिर्फ वही लिखो। इस तरीके से सब अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाले है, क्यों? ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि जो सिस्टम क्लास आती है कहाँ से आती है? java.lang पैकेज से, वहाँ डिफाइंड होती है, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, इस वजह से उसका हम यूज कर पा रहे हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पैकेज है तो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, तो हमारा कौन सा होता है? हमारा java.lang पैकेज। तो उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हम अपने आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी तुम्हें समझाना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। खैर चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर जिसने थोड़ी बहुत जॉब पढ़ी है, system.out.println, यहाँ कलर कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा है, खैर system.out.println क्या है? ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है? कोई बता पाएगा? और आउट क्या है? कमांड है, फंक्शन है। और आउट क्या है? इसको समझना मुश्किल है, जब तक ऊपर से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक ये समझ नहीं पाओगे, ओके। स्ट्रिंग ये बताएंगे, ये होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ये ऑप्शनल होते हैं। यानी जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, यानी आपका जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम हम कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो वो देखो जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, हम उसी टाइम कुछ वैल्यू उसको पास करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू पास कर सकते हैं। यानी ढेर सारी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। बट ये ऑप्शनल होता है, पास ना भी को तो भी चलता है। हमने वो कुछ पास किया है क्या? कुछ नहीं लिखा है, सीधे प्रोग्राम रन कर दिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, इनका यूज़ करके देखेंगे हम लोग। बट अभी ये समझ लो ये सिंटैक्स होता है हमारा, क्लियर है। ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अभी ना ये अभी पब्लिक समझा रहा है, ना ही हम स्टैटिक समझा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी समझाने में बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि ये समझने के पहले ऊपर से कॉन्सेप्ट आने चाहिए थोड़े से, तभी समझ पाओगे। ये था हमारा पहला प्रोग्राम। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।